ये स्टूडेंट्स, चलिए काफ़ी कुछ हमने स्टैटिस्टिक्स में अभी पढ़ लिया है और मैं आपको बता दूं कि लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी तो एक आपको मालूम है कि एनालिसिस टूल है, लेकिन सिर्फ यही एक एनालिसिस टूल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब आप सबको मालूम है, इट इज अ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब डेटा को अल्टीमेटली कलेक्ट करो, प्रेजेंट करो, वो सब स्टेजेस हमने पहले देख लिए थे। अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाला जो स्टेज है उसमें एक सबसे पॉपुलर और मोस्ट फंडामेंटल एनालिसिस टूल जो है वो है सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमने पढ़ लिया है। लेकिन सिर्फ यही एक टूल से सब एनालिसिस नहीं हो सकता, मतलब आपको कुछ और टूल्स भी पढ़ने होंगे। और कभी कभी ये होता है कि सिर्फ यही एक टूल का आपके पास नॉलेज हो तो यू माइट बी मिसगाइडेड और आप प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर पाए और प्रॉपरली इंटरप्रेट ना कर पाए, ये भी पॉसिबल है। सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट जस्ट understanding one analysis tool, that is central tendency, is not sufficient. We need to have few more knowledge, some more knowledge, or you can say some more analysis tool. तो इसका ये मतलब है कि हमें आगे भी बढ़ना है, यहां काम खत्म नहीं होगा, जर्नी चलती जाएगी। ठीक है, तो अब एक और टूल पढ़ने से पहले, बाकायदा उसका फॉर्मल स्टडी शुरू करने से पहले, मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी सफिशिएंट नहीं है, उससे आगे जाने की जरूरत क्या है। पहले तो हम वहां से शुरू करें। जैसे कि मान के चलो कि यहां मैंने दो बैट्समैन है, बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी, दोनों के लास्ट 10 इनिंग्स के स्कोर यहां पर रख दिए हैं। बैट्समैन ए के लास्ट 10 इनिंग के स्कोर और बैट्समैन बी के लास्ट 10 इनिंग के स्कोर आप यहां देख के डिटरमाइन कर सकते हो कि अब आपको ये डेटा को देख के पूछा जाए कि कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्मर है। सपोज आपको ये पूछा जाए और आपके पास, आपको मालूम है कि नॉलेज जो है वो है सेंट्रल टेंडेंसी का अवेलेबल है कि सर ये 10 फिगर जो है उससे काम नहीं होगा। सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो आप एक काम कीजिए, ये 10 फिगर जो है उससे तो मैं जजमेंट नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है, इनका एवरेज कितना होता है वो बता दीजिए। तो बैट्समैन ए का भी एवरेज 50 है और बैट्समैन बी का एवरेज भी 50 है। आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हो ये फिगर लेके। तो यहां हमने क्या किया, एवरेज से जज करेंगे तो एवरेज तो दोनों के इक्वल है। अब आपको पूछा जाए कि चलो दोनों के एवरेज सेम है तो क्या है, इनमें बेटर परफॉर्मर कौन है, तो वो दोनों इक्वल परफॉर्मर है, ऐसा आप बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो बैट्समैन ए अच्छा परफॉर्मर है या बैट्समैन बी अच्छा परफॉर्मर है। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा बोलेगा कि एज एवरेज ऑफ बोथ द बैट्समैन इज सेम, दोनों इक्वली गुड परफॉर्मर है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी ही एक आपके नॉलेज में है, तो आप ये जजमेंट ले लोगे। किसी का अलग ओपिनियन हो सकता है। जैसे कि कोई ये बोल सकता है कि सर बैट्समैन ए बेटर परफॉर्मर है, क्योंकि बैट्समैन ए का इनिंग देखे तो कभी कभी तो वो इतना स्कोर करता है कि पूरी टीम का भी इतना स्कोर नहीं होता, उतना एक बंदे का स्कोर है और वो मैच विनर है। मतलब वो जब बैटिंग करेगा तो समझ के चलो कि किसी और को बैटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये इतना आउट क्लास परफॉर्मेंस देता है कभी कभी।
हाँ वो बात अलग है कि लेकिन कभी कभी दे रहा है, लेकिन ये जब भी देता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और इसको लंबे इनिंग खेलने का बहुत अच्छा स्किल है इसके पास और ऐसे स्कोर करना कोई कम बात नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो तो ही इस तरीके का स्कोर हो सकता है। व्हेन ही स्कोर सेंचुरी इट्स बिग सेंचुरी। तो बैट्समैन ए बहुत अच्छा है, मैच विनर है, आउट क्लास परफॉर्मर है, ठीक है, तो जिया उड़ा देता है सामने वाली टीम की, ठीक, बहुत अच्छे उसके लिए बोल सकते हैं। तो किसी के ओपिनियन में होगा कि सर बैट्समैन ए बेटर बैट्समैन है, कोई बोलेगा सॉरी सर मेरे हिसाब से बैट्समैन बी अच्छा परफॉर्मर है। और लॉजिक उसका यह है कि देखो जो बैट्समैन बी है वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, उसके परफॉर्मेंस पर आप पूरा भरोसा इसलिए कर सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ इनिंग खेलता है, एवरी टाइम व्हेन ही कम्स आउट ऑन द ग्राउंड ही ऑलवेज प्लेज गुड डिसेंट इनिंग, हमेशा एक अच्छी पारी खेल के जाता है, हमेशा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन बहुत अच्छा खेल दिया और किसी दिन तो देखो 2 इनिंग को बैट्समैन ए की 2 इनिंग को छोड़ दे तो बाकी की 8 इनिंग में वो डबल डिजिट भी अटेंड नहीं कर रहा है, वो तो सुपर फ्लॉप है। कभी कभी खेल जाता है तो बहुत रिस्की है, उस पर भरोसा कैसे करें, लेकिन ये रिस्की नहीं है, ये भरोसेमंद खिलाड़ी है और इसका एवरेज भी अच्छा है। एवरेज तो इक्वल ही है, दोनों के एवरेज इक्वल है और परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी ज्यादा है। ये कभी कभार खेल लेता है लेकिन 10 में से 2 मैच में खेल रहा है, ये एवरेज ये 2 की वजह से है। बाकी ये 2 इनिंग को, ये एक्सट्रीम इनिंग को निकाल दे जो हमेशा नहीं होती है, ये मैजिकल इनिंग कभी कभी होती है, जिंदगी में हर बार ये नहीं होगा। तो इसका परफॉर्मेंस एवरेजली देखा जाए तो 10 रन भी नहीं होगा और इतना पुअर बैट्समैन है, जबकि ये क्लासिक बैट्समैन है, हमेशा स्कोर करता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अपनी टीम के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पे उभर के आ गया है। तो मेरे ओपिनियन में, मतलब जो स्टूडेंट्स कोई अपना ओपिनियन दे रहा है उसके ओपिनियन से देखा जाए तो ये अच्छा बैट्समैन। देखो तीनों के अपने अपने लॉजिक है, कोई बोल रहा है दोनों इक्वल है, कोई बोल रहा है बैट्समैन ए अच्छा है, कोई बोल रहा है बैट्समैन बी अच्छा है। अच्छा, किसको अच्छा बोलना किसको बुरा बोलना अल्टीमेटली ये सब्जेक्टिव मैटर है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है। मेरे एंगल से क्या होगा वो तुम्हारे एंगल से अलग हो सकता है। कोई मैच विनर को अच्छा बोले, कोई मैच को बचाने वाले को अच्छा बोले, कोई ऑलवेज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको बोले, कोई एवरेज के हिसाब से बोले, तो अपने अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिसाब से देखना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि इसी लेवल पे देखा जाए तो ये बैट्समैन ए जो है वो रिस्की बैट्समैन है। ऑफ कोर्स इक्वल है दोनों की एवरेज, लेकिन ये रिस्की है और ये एवरेज की वैल्यू के अराउंड कभी स्कोर नहीं करता बाय चांस, मतलब ये एवरेज भी मिसलीडिंग है। 50 के अराउंड तो उसने कभी स्कोर ही नहीं किया है, भले उसका एवरेज 50 है लेकिन उसका स्कोर 50 से काफी दूर है। सेंटर वैल्यू जो सब कॉन्सेंट्रेट कर रही है वो इतनी नजदीक नहीं है, बहुत दूर से कॉन्सेंट्रेट कर रही है। जबकि 50 मतलब ये 50 के आसपास हमेशा स्कोर करता है बैट्समैन बी देखा जाए तो, मतलब ये 50 और ये 50 में ये 50 का एवरेज फिगर, ये फिगर भरोसेमंद नहीं है, मिसलीडिंग है, क्योंकि कोई भी स्कोर 50 के आसपास कभी नहीं किया है। हाँ एवरेज आ गया है, वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से आ रहा है, लेकिन 50 ये सभी फिगर का रिप्रेजेंटेटिव हो ये लगता नहीं है, या है तो भी ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जबकि ये स्कोर्स को देखा जाए बैट्समैन बी के तो वो 50 के अराउंड ही है सभी स्कोर्स, एंड मोर और लेस सब इनिंग में 50 हो रहा है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से ये 50 है, परफॉर्मेंस को देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो एवरेज के आसपास सभी फिगर्स रहती है, तो 50 बिकम्स अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। तो सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी मेजर या कोई भी वैल्यू याद रखो, भरोसेमंद है कि नहीं वो कैसे डिटरमाइन होगा, इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि ये बैट्समैन ए का जो 50 है ये सेंट्रल वैल्यू है, इसको सभी वैल्यू कॉन्सेंट्रेट करती है सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा और सिंगल वैल्यू अराउंड विच ऑल अदर वैल्यूज टेंड टू कॉन्ग्रोगेट और कॉन्सेंट्रेट, ये 50 है। दूसरा ये भी 50 है लेकिन इसका इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये बहुत दूर से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और ये उसके अराउंड क्लोज विजिनिटी में ही सभी वैल्यूज है और नजदीक नजदीक से 50 को कॉन्सेंट्रेट कर रही है। दैट मीन्स अब जो पॉइंट आ रहा है वो ध्यान से देखो, आपकी एवरेज वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन जो एवरेज वैल्यू को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और ये सभी डिस्टेंस का मैं एवरेज निकालूंगा। ध्यान रखो मैं डिस्टेंस के एवरेज की बात कर रहा हूं, ये एवरेज तो है, एवरेज से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और ये सभी डिस्टेंस का मैं एवरेज निकालूंगा तो वो डिस्टेंस का एवरेज यहां पर हाई होगा और ये सभी 50 जो है उसके आसपास की ही फिगर है, तो इसका मतलब ये 50 से हर ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कम है और वो सभी डिस्टेंस का मैं एवरेज निकालूंगा तो वो लो एवरेज होगा। एवरेज से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और वो डिस्टेंस का एवरेज, ठीक है, वो ज्यादा है यहां पर और वो यहां पर कम है और यही डिस्टेंस के एवरेज को हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्पर्जन। हो डिस्पर्जन क्या है फिर से समझते हैं, काफी कुछ तो मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार ध्यान से देखो। डिस्पर्जन का मतलब यह है कि एवरेज वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन के डिस्टेंस का एवरेज, अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और वो डिस्टेंस का एवरेज मतलब डिस्पर्जन। जहां डिस्पर्जन ज्यादा होगा इसका मतलब एवरेज वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन काफी स्प्रेडेड है, डिस्टेंस पर है, दूर दूर तक फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्कैटर होगा उतना ज्यादा डिस्पर्जन होगा, एवरेज भी ज्यादा होगी। और जितना कम ऑब्जर्वेशंस जो है वो एवरेज वैल्यूज के आसपास है, दे आर क्वाइट क्लोज अराउंड द एवरेज वैल्यू, जैसे कि यहां है, तो वहां डिस्पर्जन लो होगा। डिस्पर्जन लो है मतलब वो डिस्टेंस जो है उसका एवरेज कम है। जहां डिस्पर्जन ज्यादा है, ये रहा ये केस में, वो एवरेज पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। और जहां डिस्टेंस का एवरेज कम है मतलब डिस्पर्जन की वैल्यू कम है, वो एवरेज ज्यादा भरोसे के लायक है। इसका यह मतलब हुआ कि डिस्पर्जन का बेसिक काम यह है कि डिस्पर्जन इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी, किसकी? ऑफ एवरेज। ये एवरेज और ये एवरेज दोनों 50 है, लेकिन ये कम रिलायबल है और ये ज्यादा रिलायबल है। मतलब जितना डिस्पर्जन ज्यादा उतनी सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज की रिलायबिलिटी कम, और जितना डिस्पर्जन कम उतना एवरेज की या सेंट्रल टेंडेंसी की रिलायबिलिटी ज्यादा।
तो डिस्पर्जन का एक बेसिक काम ये है कि सिर्फ एवरेज के बेस पर आप एनालिसिस करते रहो, लेकिन वो एवरेज ही रिलायबल है कि नहीं उसका टेस्ट डिस्पर्जन करता है। तो डिस्पर्जन हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और सिर्फ एवरेज के बेस पर एनालिसिस करते रहेंगे तो हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि वी माइट बी मिसगाइडेड, हम गलत जगह पे चले जाएंगे, हमारे इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन इफ वी टेक सम डिसीजन, और वो डिसीजन हो सकता है कि काफी कॉस्टली रहे, हमारे लिए महंगा पड़ जाए, क्योंकि हमने दूसरे टूल मतलब डिस्पर्जन को देखा ही नहीं है। तो डिस्पर्जन पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के भरोसे पर, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी का इंपॉर्टेंस कम नहीं होता है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के भरोसे पर हमारा पूरा एनालिसिस नहीं टिक पाएगा। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए और भी टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें ये एक नया टूल हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का मीनिंग जो है वो मैंने आपको बताया। इसको मैं फॉर्मली वर्डिंग अभी मैं उसको सेट कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ कि इस तरीके से ये लैंग्वेज में हम डिस्पर्जन लिखेंगे। डिस्पर्जन का काम क्या है तो वो भी मैंने आपको बताया, टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। इसका भी मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि इसको एक और एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे कि टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज कैसे उसको बोलते हैं, किस तरीके से higher dispersion means low reliability of average and lower dispersion is a higher reliability of average, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले डिस्पर्जन का मीनिंग हम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, डिस्पर्जन का मतलब हमने समझ तो लिया है, बस उसको लैंग्वेज में फॉर्म करना बाकी है। तो यहां आ जाते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बेसिक मीनिंग। देखो, एवरेज वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस का भी एवरेज, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो मैं उसी एंगल, आप ध्यान में रखिएगा, उसी हिसाब से मैं यहां फॉर्म कर रहा हूं। मैं लिख सकता हूं कि दी extent to which each observation deviates from its central measure on an average basis is called the measure of dispersion. Very simple task. The extent to which each observation deviates from its measure, सेंट्रल मेजर से हर ऑब्जर्वेशन कितना डेविएट होता है, कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। द एक्सटेंट टू दैट डेविएशन ऑन एवरेज बेसिस, वो डेविएशन जो है उसका एवरेज बेसिस कितना है, ठीक है, एवरेज बेसिस पे वो कितना डेविएट होता है सेंटर वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखा है, द एक्सटेंट टू विच ईच ऑब्जर्वेशन डेविएट्स फ्रॉम इट्स सेंट्रल मेजर ऑन एन एवरेज बेसिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो यहां होता क्या है, सो यहां हो रहा है कि अल्टीमेटली मेजर ऑफ डिस्पर्जन is the average of distances of each observations. It is
एवरेज ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन कहां से लिया हुआ? फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। ये एवरेज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की जो एवरेज वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बोल सकते हैं, वहां से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और उसका भी एवरेज करो तो वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो सकता है। वही चीज मैंने अलग लैंग्वेज में लिखी है, कोई नया काम नहीं किया है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द एवरेज ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और वो डिस्टेंस का भी एवरेज मीन्स मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो सिंपल सा काम है कि एवरेज वैल्यू से डिस्टेंस निकाला और फिर डिस्टेंस का एवरेज निकाला है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर एवरेज। अल्टीमेटली एवरेज से ऑब्जर्वेशन के डिस्टेंस और डिस्टेंस का एवरेज, तो डिस्पर्जन का दूसरा नाम है सेकेंड ऑर्डर एवरेजेस। अच्छा, तो सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट ऑर्डर एवरेज है, डिस्पर्जन सेकेंड ऑर्डर एवरेज है। तो यहां पर मैं उसको भी लिख दूं कि डिस्पर्जन इज ऑल्सो known as second order averages। तो डिस्पर्जन को क्यों सेकेंड ऑर्डर एवरेज बोलते हैं? यही रीजन से। कौन सा? एवरेज तो सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट ऑर्डर एवरेज है, फर्स्ट ऑर्डर जो एवरेज है वहां से हर डिस्टेंस का एवरेज निकालेंगे, हर ऑब्जर्वेशन के डिस्टेंस का एवरेज निकालेंगे, एवरेज से ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस का एवरेज। तो दूसरी बार हमने एवरेज निकाला, इसकी वजह उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर एवरेजेस। और डिस्पर्जन हम क्यों पढ़ते हैं? तो डिस्पर्जन gives idea of scatterness of each observation from सेंट्रल मेजर। सेंट्रल मेजर से हर ऑब्जर्वेशन कितना फैला हुआ है एवरेज बेस पर, ऑन एन एवरेज फैला हुआ कितना है, स्कैटरनेस कितना है एवरेजली, वो हमें पता चलता है डिस्पर्जन से। तो डिस्पर्जन हमें ये आइडिया देता है कि भाई एवरेज पर भरोसा करे या ना करे। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि dispersion is the test of reliability of an average। एवरेज की रिलायबिलिटी का टेस्ट है। हायर द डिस्पर्जन लोअर द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज and lower the dispersion higher the reliability of average, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसके सपोर्ट में मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि एवरेज की रिलायबिलिटी के हिसाब से क्यों हम डिस्पर्जन को जज करते हैं। डिस्पर्जन से हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये एवरेज ज़्यादा रिलायबल और ये एवरेज कम रिलायबल। यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं। कैसे? तो एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। वो बैट्समैन का एग्जांपल तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। आगे एक नया एग्जांपल लेते हैं। समझो कि एक बंदा है और वो जंगल में कहीं पर घूम रहा है, अकेला है, और उसको लगा कि अभी ऐसे मोड़ पे वो आ गया कि जहाँ से एक नदी रिवर पास हो रही है और उसका जो डेस्टिनेशन है वो रिवर क्रॉस करके अपोजिट शोर पे जाएगा
तो ही वो मिल पाएगा, उसका डेस्टिनेशन तक वो पहुंच पाएगा। ये कुछ सिचुएशन मान के चलते हैं। अब हुआ क्या कि उसको ये वो जो पोजीशन पे आया है, वो जो पॉइंट पे है, वहां से उसको रिवर क्रॉस करनी है। अब उसको रिवर क्रॉस करनी है, समझो ये ऐसा कुछ जा रहा है रिवर, वो यहां पर है और इसको यहां पहुंचना है, मतलब ये क्रॉस करके जाना है। अब पॉइंट ये है कि यहां से वहां तक जाने के लिए उसके पास कोई भी मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई नाव वाव ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने आजू बाजू देखा भी है, लेकिन उसको पता चला कि भाई कुछ अवेलेबल नहीं है। अब एक तो रास्ता ये है कि वो तैर के चला जाए सामने, लेकिन पॉइंट ये हुआ कि उसको तैरना नहीं आता, मतलब अब तो वो डूब जाएगा, जाएगा तो तैरना आता नहीं है। लेकिन वो कब डूबेगा? उसने देखा कि हो सकता है कि ये जो रिवर है उसका डेप्थ उतना ज्यादा ना हो। मान के चलो कि ये जो बंदा है, ठीक है, उसका हाइट 6 फीट है और यहां एक साइन बोर्ड लिखा हुआ था, कुछ डिटेल्स दी थी, टिटबिट्स ये रिवर के बारे में कि कौन क्या से कहां से शुरू होती है, कहां एंड होती है, ये पोजीशन कौन सा है, और यहां पर ये रिवर का विड्थ कितना है और डेप्थ कितना है। तो यहां ऐसा लिखा हुआ था साइन बोर्ड पे कि एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर इज 3.5 फीट। यहां पर लिखा है एवरेज इज 3.5 फीट। अब ये बंदा सोच रहा है कि भाई मेरी हाइट तो 6 फीट है, आराम से मैं चलते चलते भी निकल जाऊं तो भी 3.5 फीट है, तो मैं कभी भी डूबने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी हाइट तो बहुत ज्यादा इससे, तो तैरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहाव इतना ज़्यादा नहीं था, ऐसा मत सोचो कि बहुत बहाव है तो वो आगे चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फ्लो बिल्कुल शांत है रिवर का, आराम से आप चलते चलते जा सकते हो। शर्त सिर्फ ये है कि आप की हाइट क्या है, 6 फीट और एवरेज डेप्थ 3.5 फीट है। ये सभी कंडीशन को ध्यान में लेते हुए ये डिसाइड करता है कि मैं चलते हुए चला जाऊंगा। अब पॉइंट ये है कि क्या ये चलते चलते चला गया तो वो डूबेगा या बचेगा, वो तो सर हमको क्या पता, लेकिन स्टैटिस्टिकली सोच के आप जजमेंट ले सकते हो कि क्या ये 3.5 की एवरेज के भरोसे पर, ध्यान रखिएगा मेरे शब्द, एवरेज के भरोसे पर क्या ये यहां से रिवर क्रॉस कर पाएगा चलते चलते? तो हो सकता है कि वो डूब जाए। आप ध्यान से सोचो, तो आपने प्रॉपरली एवरेज का चैप्टर भी पढ़ा है, तो आपको मालूम है कि एवरेज का ये मतलब नहीं है कि हर वैल्यू 3.5 है। 3.5 इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इसका ये मतलब है कि इस शोर से जब वो चलना शुरू करेगा तो हो सकता है कि पहले तो काफी मतलब डेप्थ हो ही नहीं, उसका टो भी गीला ना हो, फिर वो आगे जैसे जैसे चलता जाएगा वो पानी की डेप्थ बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कभी कभी तो 1 फीट, पहले तो समझ के चलो 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर भी पानी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, और जब वो बाहर निकलेगा तब डेप्थ कम होगी, ठीक है, और बीच में बहुत ज्यादा होगी। ये सबका एवरेज 3.5 है। तो इसका ये मतलब है कि वो जो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर था उसको काउंटर करने के लिए कुछ जगह पर डेप्थ इतनी होगी कि वो 7 फीट 8 फीट 10 फीट भी हो सकती है। हाँ, एवरेज 3.5 बैठ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह पर 3.5 है। यहां काफी फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी हो सकती है, मतलब हर वैल्यू एवरेज के करीब होगी ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत दूर भी हो सकती है। इसका मतलब यहां डिस्पर्जन कितना है वो हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्पर्जन है ऐसा सोच भी सकते हैं। और जब तक मालूम नहीं है तब तक हम सीधा रिवर क्रॉस करना अवॉइड कर लेंगे।
क्योंकि हमारे पास नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स का, इसके पास शायद ना हो तो वो गलती कर बैठेगा। अब वो छोड़ो, ये नदी नहीं है, एक स्विमिंग पूल है, बेबी स्विमिंग पूल जो बच्चों के लिए बनाया हुआ है, और जिसका वाटर लेवल जो है वो एग्जैक्टली मेंटेन किया है, हर जगह पर 3.5 है, हर जगह पर 3.5 फीट है। मतलब आप कहीं पर भी चलो 3.5 फीट से ज्यादा, हर जगह पर 3.5। यहां आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि एवरेज 3.5 तो है ही, लेकिन हर वैल्यू भी 3.5 है, कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं है। इसका यह मतलब है कि ये 3.5 जो स्विमिंग पूल का है उसका हर वैल्यू 3.5 उसी पर है। मतलब डिस्पर्जन कितना है, यहां पर आप बोलो डिस्पर्जन 0 है, नो डिस्पर्जन। ऑब्जर्वेशन और सेंटर वैल्यू के बीच में कोई गैप ही नहीं है, क्योंकि हर वैल्यू 3.5 की है, तो 0 डिस्पर्जन है। यहां पूरा भरोसा कर सकते हैं, अब चलते चलते यहां से यहां, यहां से यहां, जहां जाना है जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं। लेकिन यहां डिस्पर्जन 0 तो नहीं है, कुछ ज्यादा है। तो ये जितना 0 डिस्पर्जन है वैल्यू, तो वहां हाईएस्ट रिलायबिलिटी, ये 3.5 पर मैं पूरा भरोसा करूंगा और ये 3.5 पर मैं पूरा भरोसा नहीं कर सकता। तो जहां 0 डिस्पर्जन वहां हाईएस्ट रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, और जहां 0 से जैसे डिस्पर्जन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। यहां हाईएस्ट रिलायबिलिटी है और यहां उसके ऑपोजिट कुछ ज़्यादा रिलायबिलिटी है ही नहीं, भरोसा कर ही नहीं सकते, वैसे डिस्पर्जन की वैल्यू भी नहीं मालूम है। तो 0 डिस्पर्जन मतलब लोअर डिस्पर्जन हायर रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, हायर डिस्पर्जन लोअर रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, ये मैंने चीजें क्लियर कर दी। ठीक है, इससे आगे और भी 1-2 इलस्ट्रेशन लेके मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट का लेक्चर जो है, जो अभी हमने खत्म किया है, मतलब ये ऑलमोस्ट एंडिंग वाइंडिंग का पॉइंट ही है कि हम सिर्फ इतना समझना चाहते हैं कि डिस्पर्जन क्या है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग और उसको सेकेंड ऑर्डर एवरेज क्यों बोला गया है। ठीक है, और इसके पढ़ाई के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिक ऑब्जेक्ट सिर्फ यही है कि हम जो पहले टूल पढ़े थे सेंट्रल टेंडेंसी, उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डिस्पर्जन ज़्यादा होगा तो भरोसा कम होगा, और डिस्पर्जन कम होगा तो सेंट्रल टेंडेंसी पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। इतना आपके समझ में आ गया है। तो आज का ये सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसी डिस्कशन को नेक्स्ट लेक्चर में आगे ले जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।